एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर 9 जो है रेगिस्तान में जीवन। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें जीवन कैसा पाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चैप्टर जो 5 में पढ़े हैं उसको कुछ हम लोग याद कर लेते हैं। जो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े थे जल के बारे में, तो जल जो है हम लोग जितने भी पृथ्वीवासी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जल के बिना कोई जीवन उत्पन्न ही नहीं हो सकता है पृथ्वी पे। तो देखिए अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा जैसे गर्म इलाकों में रहना सीख चुके हैं और ठंडे रेगिस्तानों में भी रहना सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पे इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंड है, जैसे बर्फ़ होता है उसकी तरह ठंड है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाएंगे ना। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पतियाँ, देखिए कम वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। अब विरल वनस्पतियाँ मतलब बहुत ज़्यादा कम जो वनस्पतियाँ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं कम पाए जाते हैं। और चरम तापमान, बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन स्थानों में जहाँ कोई भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाके में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण पानी बहुत कम होता है। जो ठंडे इलाके हैं उसमें भी पानी कम होता है। तो कहीं स्थान पर जहाँ थोड़ा बहुत जल जमा होता है वहाँ पे क्या करते हैं लोग अपना घर बनाकर कृषि कार्य में लग जाते हैं, कृषि कार्य करने लगते हैं। हम लोग थोड़ा सा रेगिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं ना। देखिए शब्दावली में देखिए आप कि रेगिस्तान किसको कहेंगे। यह एक शुष्क प्रदेश होता है। शुष्क प्रदेश कहने का अर्थ है जो वहाँ पे पानी बहुत ही कम मात्रा में होती है, वर्षा होती है यहाँ पे। जिसकी विशेषता से क्या होता है, उच्च अथवा निम्न ताप, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है। जहाँ पे जो वनस्पति हैं वो ना की मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम ही मात्रा में पाया जाते हैं वनस्पति यहाँ की जो होती है रेगिस्तान में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका के उत्तरी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। और ये जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व भर में ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 8.54 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो सहारा रेगिस्तान है। ये जो सहारा रेगिस्तान है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं जैसे कि अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिम सहारा। इसका जो सहारा रेगिस्तान का इतना बड़ा इलाके में ये फैला हुआ है। देखिए मरुस्थल मतलब आपके दिमाग में आता होगा कि केवल रेत, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, बल्कि ये मैदानी और नगन चट्टान सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं इनमें। ये चट्टान सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हो सकती हैं। आप लोग मैप देख पा रहे होंगे, ये है सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा रेगिस्तान का मैप है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ जैसी समान जानवर भी यहाँ पे पाया जाते थे, रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन ने इस गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु, जो सहारा रेगिस्तान का जो जलवायु है उसके बारे में देखेंगे कैसा जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। देखिए सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकालीन के लिए होता है। यहाँ का जो वर्षा ऋतु है वो छोटे से समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित, मतलब जो यहाँ का जो आकाश है उसमें बादल नहीं होते हैं, एवं निर्मल होता है, मतलब साफ होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। जहाँ नमी संचय मतलब इकट्ठा होने के बजाय यहाँ से जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। सहारा रेगिस्तान का जो दिन है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि रेत जो होता है और जो चट्टानें होती हैं सहारा रेगिस्तान की वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। यहाँ ऐसा होता है दिन में। अगर रात में बात करें यहाँ की, तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लगभग जो तापमान होता है वो गिरकर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ की रातें। आइए हम लोग कुछ जान लेते हैं ना। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली और लीबिया के जो दक्षिणी भाग है
वहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान है गर्मी का। पीछे हम लोगों ने जलवायु के बारे में पढ़ा, आगे हम लोग देखेंगे वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में। जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे कैसे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कैसे जो हैं जानवर कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाया जाता है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर जैसे लकड़बग्घा, ऊँट, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जैसी अनेक विभिन्न जातियों के जो जानवर होते हैं वो सहारा रेगिस्तान में यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोग, जो सहारा रेगिस्तान के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। सो देखिए, सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुरांग ये जो समुदाय है जो रेगिस्तान क्षेत्र में रहता है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। जो चलवासी जो जनजाति वाले लोग होते हैं वो ये सब जानवरों को पालते हैं। इन पशुओं से उन लोगों को दूध मिलता है। जो पालते हैं पशु बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे जानवरों से इनको दूध प्राप्त हो जाता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त कर लेते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने में, कालीन बनाने में और कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए कर लिया करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग यहाँ भारी वस्त्र पहना करते हैं। जो आंधियाँ होती है जो रेत में चलती है, ठीक है, रेगिस्तान में, उससे बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारे में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करती है। यहाँ की जल उपलब्धता से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और जैसे यहाँ जल उपलब्ध होता है वैसे यहाँ के लोग क्या करते हैं, खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। जो मिस्र में उगाए जाने वाला जो कपास है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण यानी कि पूरे विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो पूरे विश्व में जो तेल का जो खदान है वो इसी इलाके में पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान में। जैसे अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र ऐसे ही स्थान है जहाँ पे तेल पाया जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं धीरे धीरे। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम भी मिलता है, पाया जाता है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, मतलब बदलाव आ रहा है। आज यहाँ के मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन उपस्थित हैं तथा ऊँटों के प्राचीन जो मार्ग होता था उसका जगह सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापारों में ऊँटों का स्थान ट्रक लेते जा रहा धीरे धीरे। तुआरेंग जो लोग होते हैं वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक यानी कि गाइड के काम कर रहे हैं। ये आज अनेक चलवासी जनजाति के जो लोग हैं वो शहरी जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जहाँ वे क्या करते हैं, तेल एवं गैस से जो संबंधित कार्य है उसमें नौकरियाँ ढूंढते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा गर्म रेगिस्तान यानी कि सहारा के बारे में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख के बारे में। ये जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ये पूर्व में है, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है जिसका नाम लद्दाख है, ठीक है। ये ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम, जो इसके उत्तर साइड में है, काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे सिंधु जो नदी है ये प्रमुख नदियाँ हैं, इसमें से निकलती है। ये नदियाँ गहरी घाटी एवं महाखंड जिसको गर्ज कहते हैं उसका निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं, जैसे कि ग्रेगी हिमानी एक प्रमुख है यहाँ का। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो लद्दाख शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और तथा दाख का अर्थ होता है देश, मतलब पर्वतीय दर्रा का देश होता है ना। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। जो लद्दाख की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा ठंडा और शुष्क भी है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। जो वायु की जो परत होती है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। जो दिन का तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में वो 0 डिग्री से कुछ ही डिग्री सेल्सियस ऊपर की तापमान होती है दिन में। एवं रात में तापमान शून्य से मतलब 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है, जो बर्फीला होता है वो ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया मतलब हिमालय की जो तराई है उसमें उसका क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। यहाँ पे भी वर्षा होती है जो ना के बराबर होती है। हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के जो सबसे ठंडा स्थानों में से एक जो है वो द्रास है, जो लद्दाख में स्थित है। आप लोग मैप देख पा रहे होंगे। ये जो मैप है इसमें दिखा रहा है लद्दाख, जो ठंडा प्रदेश है उसका मानचित्र है ये। लद्दाख के क्षेत्रों में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब हर एक वर्ष में 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीले हवाओं एवं जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, डू यू नो, या क्या आप जानते हैं, लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है, हिमभूमि का मतलब होता है, हिम मतलब बर्फ, भूमि मतलब लैंड, समझ में करते हैं आप लोग, तो बर्फ का भूमि इसका अर्थ हो जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात, जो लद्दाख का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें जो वनस्पति मतलब लद्दाख में वनस्पति पेड़ पौधे कैसे पाया जाता है, और प्राणी जात का अर्थ होता है जो जानवर होते हैं वो कैसे मिलते हैं, यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पतियाँ विरल है, मतलब वनस्पतियाँ कम मात्रा में पाया जाते हैं यहाँ पे। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है ना, इन्हीं के कारण क्या होता है, इसके जो घास होती है और छोटी छोटी झाड़ियाँ कहीं कहीं पर मिलती हैं यहाँ पे। घाटी में सरपत, जो एक प्रकार का पेड़ है या पौधा है, एवं पालर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, सुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, मतलब फरते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें से राविन, रेड स्टार्क, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं यूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होती है। लद्दाख के कुछ जो प्रवासी पक्षी मतलब होता है कि यहाँ से ठंडा आने पे यहाँ से चली जाती है, मौसम बदलने पे यहाँ से चली जाती है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। जो यहाँ का जो याक पालते हैं लोग, उनसे क्या होता है, पनीर और मक्खन जो मिलता है उसके लिए पालते हैं याक को। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं, जो लद्दाख में रहते हैं, या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुफा के साथ स्थित है, मतलब यहाँ पाए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध मंथ हैं जैसे हेमिस, थिक्से, सो एवं लामायुरु, जो चित्र 9.5 में देखेंगे आप। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। जब यहाँ गर्मी के मौसम होता है तो यहाँ के क्या करते हैं, जो लोग निवासी जो रहते हैं, जो आलू, मटर, सेम और शलजम जैसी फसलों की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ये जो शीत ऋतु होती है बहुत ही कष्टकारी होती है यहाँ की। जो अब लोग जो रहते हैं यहाँ पे, वो धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्साहों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, मतलब बहुत काम करती हैं यहाँ की महिलाएं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि वे छोटे व्यवसाय एवं दुकानों भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह में स्थित है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। जो राजधानी है लद्दाख की, वो सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मार्ग 1A लेह की जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी में से जोड़ता है। जो लद्दाख में जो राजमार्ग 1A है वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है।
देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। मतलब देश विदेश से के जो लोग होते हैं यहाँ यहाँ के इलाके को देखने आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनंदों की सैर एवं उत्साहों तथा अनुष्ठानों को देखकर यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ के इलाके को देखने आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ संयम मतलब समझौता एवं समतुल्य करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही उनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दौरों से होकर गुजरता है, जैसे रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुगान लाचा ला एवं टंगलंग ला। इस राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुला रहता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ़ होती है और सबवे पे जमी होती है। इसी कारण ये इस पर केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही ये खुला रहता है। यहाँ पे भी एक नज़र डाल लीजिए चित्र 9.6 में। ये जो महिलाएं जो पोशाक पहनी हुई है, ये पारंपरिक वेशभूषा है लद्दाख की महिलाओं की। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को कुछ न कुछ ज़रूर मिला होगा। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी वीडियो के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।